Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean, and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा बाटी आज हम आपके सिलेबस का जो पहला चैप्टर है ना, तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसका एक प्यारा सा वन शॉट लेकर आएंगे। देखो, आप सबको पता है कि एग्जाम टाइम में आपके पास वैसे ही बहुत कम टाइम होता है सब कुछ रिवाइज करने के लिए, और ऐसे में हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इंग्लिश को तो वैसे तुम लोग इतने हल्के में लेते हो, तो इसीलिए मैं ये 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मैं तुम्हें पूरा चैप्टर समराइज करके दे दूंगी, थीम बता दूंगी और साथ ही साथ कैरेक्टर स्केच भी, ताकि वंस यू आर डन विद दिस सेशन तुम्हें ऐसा लगे कि बस अब इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हम इसे बहुत आराम से कर लेंगे। तो फिर देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया है तो भाई लेट्स जस्ट मूव अहेड। तो बच्चों आगे देखो, सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है, तो प्लीज अभी के अभी जाइए फॉलो करना स्टार्ट करिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग क्लासेस आपके लिए एप्लीकेशन पर भी लेते रहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जहाँ पे आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, लॉट्स ऑफ अमेजिंग थिंग्स। तो प्लीज जाके जरूर करना। और देखो, मैंने बात करी थी ना कि भाई हम लोग फटाफट काम करने वाले हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं। जल्दी से सेशन प्रो चेकआउट कर लो। छोटी छोटी जो चीजें हैं, सिर्फ समरी है, समरी के बाद थीम है, और थीम के बाद सिर्फ एक कैरेक्टर स्केच करना है। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। चलिए फिर ज्यादा वेट नहीं करवाते हैं, एंड लेट्स डाइव इनटू द समरी ऑफ दिस लेसन। ये जो नोट्स है ना बेटा, वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो अगर हो सके तो प्लीज इनको जरा कहीं पर लिख लेना, आपका फायदा होगा काफी सारा। तो प्लीज जल्दी जरूर कर लेने। चलो नाउ बच्चा पार्टी देखो, जो ये तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर है ना, ठीक है, ये लिखा किसने है? खुशवंत सिंह जी ने लिखा है, एंड इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, जहां पे बेसिकली ही टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप दैट ही शेयर्ड with his grandmother. So over the period of time, how their relationship transforms and changes, how some inevitable separation is brought into their relationship, that has been highlighted कि जैसे समय बदलता है, चीजें बहुत ज्यादा बदलती हैं, तो उन चीजों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बिकॉज वंस यू स्टार्ट टू ग्रो पर्सनली, मॉडर्निटी आती है, जो हमारे पेरेंट्स स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, who do not belong to the same generation as we do, तो कई बार उनके लिए उन चीजों के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, हमारे थॉट्स विचार बहुत अलग हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं सब कुछ हाईलाइट करा गया। सो द ग्रैंड मदर, शी इज अ सेंट्रल कैरेक्टर, जिनकी लाइफ, जिनके बिलीव्स, जिनके एक्शंस, हाउ दे लेफ्ट सच अ इनडेलिबल इम्प्रेशन ऑन द ऑथर, वो भी हम लोगों ने इसमें पढ़ा है। अब देखो, जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है जो ऑथर है, ही इज बेसिकली स्पेंडिंग हिज चाइल्डहुड इन द विलेज, एंड विलेज में देयर वाज हिज ग्रैंड मदर अलोंग हिज साइड। उनकी ग्रैंड मदर उनका पूरा ध्यान रखती थी, शी प्लेड अ पिवटल रोल इन रेजिंग हिम। उनका एक बहुत मेजर रोल रहता था, चाहे उनको स्कूल ले जाना हो, उसके लिए रेडी कराना हो। शी वॉज वेरी रिलीजियस, एंड नो मैटर वट शी वॉज डूइंग, शी वॉज ऑलवेज चैंटिंग प्रेयर्स, शी हैड दोज रोजरी बीड्स इन हर हैंड्स, शी यूज्ड टू इवन फीड द डॉग्स। तो पूरा एक रूटीन था उनका, वेयर शी यूज्ड टू अकम्पनी द ऑथर इवन टू द स्कूल एवरी डे। क्यों? क्योंकि स्कूल के जस्ट बगल में क्या था, देयर वाज अ टेम्पल। सो व्हाइल द ऑथर वाज स्टडीइंग, she was basically praying in the temple attached to school. So they had this proper routine setup, and as you can see that they were deeply involved in each other's life, especially when it comes to grandmother. अब grandmother की जो appearance है, lifestyle है, उसको बहुत डिटेल तरीके से ऑथर ने हमें चैप्टर में बताया है। उन्होंने बताया दैट हाउ हिज ग्रैंड मदर वाज प्रीटी ओल्ड, एंड जब से वो उनको जानते हैं तब से शी हैज ऑलवेज बीन ओल्ड। शी हैड अ रिंकल्ड फेस, स्टूप्ड फेस, यानी झुकी हुई बॉडी थी, एंड शी यूज्ड टू वेयर दीज वाइट क्लोथ्स, जो कि सिंबलाइज करते हैं दैट शी वाज अ वेरी प्योर सोल एट हार्ट। शी यूज्ड टू बिलीव इन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, एंड कि उनके जो आसपास का ऑरा था, दैट वाज आल्सो सो वेरी सीरीन। So she had this air of timelessness. So there is this point where the author specifically highlights कि no matter उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कब तक जिंदा रहे, ठीक है, हमेशा उनके ग्रैंड मदर जो है उसी
एज पे रहेंगी जितनी वो है, ही यूज टू बिलीव दैट शी कैन नॉट गेट एनी ओल्डर। तो वो जो टाइमलेसनेस है वो बताता है कि ऑथर के लिए शी वॉज दैट फोकल पॉइंट जो कि स्टेबिलिटी बता करता दर्शाता है, एंड हाउ रूटेड शी वॉज इन हर ट्रेडिशन, कि वो उस चीज से कितनी जुड़ी हुई थी। मूविंग ऑन, ठीक है, जो विलेज में ग्रैंड मदर थे और ऑथर थे, वो काफी क्लोज थे। शी वॉज हर क्लोजेस्ट, शी वॉज हिज क्लोजेस्ट कंपेनियन, बिकॉज वो उनके होमवर्क में उनकी हेल्प करती थी, उनको प्रेयर्स सिखाती थी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट ऑथर वाज डूइंग ग्रैंड मदर उनके साथ होती थी। सो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग था, एंड ग्रैंड मदर उनके हर एस्पेक्ट में बहुत डीपली इन्वॉल्व थी। मूविंग ऑन, अब क्या होता है कि दे शिफ्ट टू द सिटी जहां से सेपरेशन स्टार्ट होता है। सो ऑथर की फैमिली, हिज पेरेंट्स बेसिकली, they had shifted to city long back when, while they were settling down over there, grandmother was taking care of the author, and once they had settled down, they called for them. So once they shifted to the city, वहां से उनके बीच में एक फिजिकल और इमोशनल दोनों सेपरेशन आने लग गए। सबसे पहली चीज, सिटी में ऑथर ने एक इंग्लिश स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया। वहीं से चीजें बदल गई, बिकॉज द ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू द स्कूल, शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद हिज होमवर्क। तो कहीं ना कहीं उनका रोल उनकी लाइफ में डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद उनके इंटरेक्शंस भी बहुत फ्रीक्वेंट नहीं रहे, क्योंकि ग्रैंड मदर को इंग्लिश स्कूल वाली बातें चीजें समझ में आती नहीं थी। और जैसे जैसे ऑथर स्टार्टेड टू ग्रो अप, he got more absorbed in his studies, he created a world of his own। बट ग्रैंड मदर के लिए तो अभी भी उनकी दुनिया ऑथर ही थे। जो टीचिंग्स थी इंग्लिश स्कूल में, साइंस की, मॉडर्न एजुकेशन की, उनकी वजह से कहीं ना कहीं एक गैप उनके बीच में आता चला गया। बिकॉज द ग्रैंड मदर वॉज वेरी रिलीजियस, वेरी ट्रेडिशनल। उन्हें ये इंग्लिश ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ में नहीं आते थे। उन्हें ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं थी कि स्कूल में रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। एंड जब उन्हें पता चला कि स्कूल में म्यूजिक भी सिखाया जाता है, तब तो तौबा तौबा हो गई। क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर को लगता था म्यूजिक इज नॉट समथिंग विच वॉज मेंट फॉर जेंटल फॉक और रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी। उनका बॉन्ड धीरे धीरे डिस्टेंट होता चला गया, इवन दो दे यूज टू स्टिल शेयर द सेम रूम। नाउ जब ऑथर ने यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट करा, ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम ऑफ हिज ओन, जिसकी वजह से उनके बीच के जो एक कॉमन पॉइंट था दैट दे यूज टू स्टिल शेयर अ रूम, वो भी नहीं रहा, और उनके बीच में कंप्लीट फिजिकल सेपरेशन आ गया। इसके बावजूद जो ग्रैंड मदर थी, शी नेवर अटर्ड अ सिंगल वर्ड ऑफ कंप्लेंट। उन्होंने चुपचाप अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट करके, and she used to continue with her complete routine of praying, of spinning the wheel, and she used to spend half an hour daily in the afternoon feeding the sparrows, which was the happiest time of her day। उन्होंने she withdrew into herself, मतलब वो अपने आप में ही मगन हो गई, and completely अपना focus religious practices पर ही कर लिया। Now once the author was done with his university, for his further studies he decided to go to abroad। he initially thought कि जो grandmother है उन्हें ये चीज उनकी शायद पसंद ना आए, but the grandmother was surprisingly very calm about this news। she even came to see him off at the railway station, but she didn't speak a single word, she just kissed him on the forehead and bid him goodbye। Now, during the author's absence, although author on his hand, he was afraid that I don't know if I'll come back after 5 years, तो मेरी grandmother होंगी भी या नहीं। But the grandmother was very resilient, even though with age उनकी health कहीं ना कहीं decline कर रही होगी, but still, once the author was back, she still was there। And when the author returned after 5 years, the grandmother went herself to receive her grandson. She was very overjoyed. She celebrated his coming back, by bringing a drum, calling all the neighborhood ladies। उन्होंने पूरे दिन होम वॉरियर्स के वॉरियर्स के घर आने के गाने गाए, मतलब कंप्लीटली ओवर द मून हो गई थी ग्रैंड मदर। बट उस दिन उन्होंने अपने आप को कुछ ज्यादा ही एक्सर्ट कर लिया, टू द पॉइंट कि उन्होंने प्रेयर्स तक नहीं करी, एंड सब लोगों को उनको कन्विंस करना पड़ा कि बस नहीं, अब बहुत हो गया है, आप खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर लोगे, इससे ज्यादा मत करो। एंड next day she fell ill, and the doctor and even everybody else, they said that it's just a mild fever, it will go away, but the grandmother believed otherwise। she felt that her end was very near, and the grandmother, she decided that she's going to spend the last hours of her life
praying. And even though everybody protested against it, she did not listen to anyone. और वो चुपचाप अपने बेड में सिर्फ प्रेयर करती ही रही, and she passed away very peacefully. Even after her death, there were thousands of sparrows जो कि कोर्टयार्ड आंगन में कलेक्ट हुए थे, where her dead body was kept. But वो जो स्पैरोज थे, they did not chirp, they did not make any noise at all. एंड जो पूरा का पूरा सीन है, दैट सिंबलाइजेस कि मतलब जो ग्रैंड मदर है, उनका कितना डीप बॉन्ड या कनेक्शन था नेचर के साथ, दैट इवन द बर्ड्स दे मोर्न्ड हर डेथ. नाउ टॉकिंग अबाउट द थीम, देखो समरी ऑलरेडी हमारी हो चुकी है कंप्लीट. अब जल्दी से हम सिर्फ थीम करने हैं, कैरेक्टर स्केचेस करने हैं, एंड वॉइला, आवर क्लास इज ओवर. तो भाई थीम में बहुत सारी थीम्स यहाँ पे रन कर रही हैं और कॉन्ट्रास्टिंग थीम्स हैं. सबसे पहली थीम जो यहाँ पे रन करती है, दैट इज ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफ. ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल लाइफ हमें शो करी गई है, दैट हैज बीन शोन टू अस थ्रू द मीन्स ऑफ द ग्रैंड मदर, की जो ग्रैंड मदर है वो कितनी रिलीजियस थी, उनके बिलीव्स कितने ट्रेडिशनल थे, टू द पॉइंट कि उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न म्यूजिक, ये सारी चीजें भी नहीं पसंद थी. एंड जो मॉडर्न लाइफ है, दैट हैज बीन शोड थ्रू दी eyes of the author, जहाँ पे he started going to the English school, he accepted those things easily, but जो grandmother है, she could not. And that highlights the gap between generations and the inevitable change brought by time, कि जैसे जैसे समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, ठीक है, और generations के बीच में वो gap आने लाजमी हो जाते हैं. Then the next one that we have is the unchanging love of the grandmother. So we have seen that throughout the chapter, the grandmother and the author's relationship, it went through a lot of stages. And उन stages, उन changes के बावजूद जो उनका relationship था, जो grandmother का अपने son के लिए या author के लिए प्यार था, जो care थी, that always remained the same. Even though she was not able to express it fully to the author a lot of times while he was leaving for abroad, or when he will got a room of his own, but still we could see through the instances of the chapter कि वो जिस तरीके से react कर रही है, उनको चीजों का बुरा लग रहा था, ठीक है, but उन्होंने कभी express नहीं करा because she was a very strong woman. और उन्होंने इस distance को adapt करा, ठीक है, चाहे हंस के चाहे रोकर. And सबसे beautiful बात है that she did all of this with so grace, with so much ease. But if you think of it, आपको समझ में आएगा ये चीजें कितनी मुश्किल होंगी फॉर द ग्रैंड मदर, जिनके लिए कोई और नहीं, सिर्फ ऑथर थे, जिनको इस उम्र में इतने सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ा. बट उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपना फोकस बनाया और उसकी मदद से हर चीज को एक्सेप्ट कर. मूविंग फॉरवर्ड, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. हमें जिस तरीके से स्टोरी पूरी कंप्लीट तरीके से दिखाई गई है, दैट स्टार्टिंग में जो ऑथर है, ही बिगिंस द चैप्टर सेइंग दैट कि मतलब जो उसकी ग्रैंड मदर है, शी वाज टाइमलेस, बट टुवर्ड्स द एंड वी सी दैट शी मीट्स हर अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन, दैट इज डेथ. तो दिखाता है कि लाइफ कैसे कंप्लीट सर्कल पे आकर उतरती है, जो रिलेशनशिप्स हैं वो इवॉल्व होते हैं टाइम के साथ, एंड जो डेथ है, इट इज सच अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ. चैप्टर में भी जब वो डेथ वाला सीन दिखाया गया, तो दैट हैज बीन शोन इन अ वेरी पीसफुल लाइफ, ठीक है. हमें उस चीज पर नहीं फोकस करवाया गया कि हाउ सैड द ऑथर वाज, उनका क्या रिएक्शन था, उनके पेरेंट्स को क्या फील हुआ, बल्कि जो सारा का सारा फोकस था वो इस पर दिखाया गया कि कि अब चीजें खत्म हो गई हैं, वी हैव टू रैप इट अप, इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी नेचुरल. तो एक सीरीन और स्पिरिचुअल इवेंट की तरह हमें शो करा गया है. देन लोनलीनेस एंड कंपेनियनशिप, ये चीज हमें बहुत प्यार से दिखाई गई है स्टोरी में कि एजिंग के साथ लोनलीनेस कैसे आ जाती है, बिकॉज ग्रैंड मदर शी लॉस्ट हर पार्टनर वे बैक, ठीक है. और जो ऑथर थे, दैट वाज हर ओनली कंपेनियन, ठीक है. और कंपेनियन के साथ साथ, ठीक है, वो जो सोलेस था वो भी ऑथर था. और जब वो ऑथर जो थे उनसे दूर होते चले गए, तो ग्रैंड मदर ने अपना वो सोलेस रिलीजियस फेथ में ढूंढना शुरू कर दिया, बर्ड्स के कंपेनियनशिप में ढूंढना शुरू कर दिया. तो एजिंग के साथ ये चीजें आना लाजमी है, बट ये एक और चीज जरूरी है कि हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, जिस तरीके से ग्रैंड मदर ने उस चीज को एक्सेप्ट करा.
मूविंग अहेड, देखो हमारी थीम्स भी हो गई है। अब लास्ट चीज बचती है बेटा कैरेक्टर स्केच। अब इस चैप्टर की अगर बात करी जाए तो इस चैप्टर में सिर्फ ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है। नरेटर का कैरेक्टर स्केच एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो सिर्फ मैंने उसी को ही इंक्लूड करा है। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो ग्रैंड मदर में सबसे पहले कभी भी आप कोई कैरेक्टर स्केच अपना स्टार्ट करते हो ना, तो अगर आपको उस कैरेक्टर का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बताया गया, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज आप भी उस चीज को सबसे पहले मेंशन करना। whenever you start writing a character sketch, always begin with physical description, then you start writing the qualities that were directly mentioned in the chapter, and then you finally move on to the qualities जो कि आप इन्फर कर पाए हो ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ द चैप्टर। एंड जो भी चीज आप प्लीज लिख रहे हो ना, ऑलवेज बैक इट अप फ्रॉम फैक्ट्स जो कि चैप्टर में मेंशन हो, प्लीज। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो देखो अपीयरेंस की बात करें, जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज वेरी मच ट्रेडिशनल इन हर अपीयरेंस। शी ऑलवेज वोर दिस वाइट, साड़ी तो नहीं थी, शी यूज्ड टू वेयर दिस कुर्ता पजामा थी। साड़ी तो मेरे ख्याल से नहीं पहनती थी, कंफर्म कर लेना, बिकॉज पंजाबी थी वो। ठीक है, बैकग्राउंड के हिसाब से वो कुर्ता पजामा पहनती थी। देन शी हैड अ रिंकल्ड फेस, ठीक है, उनके चेहरे में बहुत सारी झुर्रियां थी। ठीक है, सिल्वर हेयर, मतलब ग्रे हो चुके थे उनके बाल। एंड शी यूज टू कैरी दिस रोजरी बीड्स विद हर। ठीक है, जो कि उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी ग्रेस को दिखाता है। वो अपना मोस्ट ऑफ द डे कैसे स्पेंड करती थी, प्रेइंग, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, टेलिंग स्टोरीज टू हर ग्रैंडसन। उनका पूरा इंटायरली फोकस जो था उन्हीं पर था। Then she was very loving, she was very caring, she had a strong emotional bond with the character. नरेटर का उनका बहुत strong bond था, especially during the childhood जब वो village में थे, and she used to take him along to the school, get him ready, and accompany him everywhere he used to go. Then she was very self-disciplined and dignified. How can we say that? Because she used to follow very strict routine, and she used to never indulge in gossip or frivolous like careless, ऐसी मस्ती मजाक वाली गप्पे जिसे हम बोलते हैं, वो सब बातों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती थी। वो एक अपना सिंपल और डिग्निफाइड लाइफ जीती थी, ना वो ज्यादा कंप्लेन चू चपड़ भी नहीं करती थी। Now, she was strong-willed and wise. Why? Because she accepted changes in life gracefully. Grandmother को ये चीज पता थी कि जो उनकी लाइफ है, ठीक है, उसमें changes आने लाजमी है, and there is nothing that is in control of her. जो वो changes आ रहे हैं, the only thing that was in control of her was her reaction, जो कि बहुत ज्यादा graceful थे। ठीक है, even though she was, she disapproved of a lot of things that were happening around her, whether it was the author, start taking music lessons, or maybe when he was going to abroad and or everything western education, but उन्होंने उन चीजों को रहने दिया, उस चीजों पर ज्यादा बात नहीं उठाई, because she knew कि उनसे कोई फायदा नहीं होना। Then she was very compassionate and kind. How can we say that? Because she used to feed street dogs regularly. ठीक है, and once she shifted to the city, she started feeding the sparrows instead. So she was always in connect with nature somehow. Then she was emotionally resilient, even though she missed her grandson's childhood companionship. उन्हें याद आती थी कि बचपन में वो लोग कितना टाइम एक साथ स्पेंड करते थे, and everything. She never showed her sorrow openly. उस चीज को कभी उन्होंने openly कभी नहीं दिखाया। Then she was graceful in death. ठीक है, वो बहुत पीसफुली उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, उन्होंने अपना स्पिरिचुअल डिवोशन टिल दी एंड रखा। when she protested, कि नहीं, I will do whatever, I will basically spend the last few hours praying even though everyone believed otherwise. ठीक है, so भाई that's it। देख रहे हो, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब जाने से पहले, ठीक है, कुछ चीजें हैं करके जाना, तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहली बात, जाके ठीक है अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। कुछ मत करो, चाहे तुम सब्सक्रिप्शन खरीदो या ना खरीदो, तुम्हें मुफ्त में, लेजिट मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें मिल रही हैं जिसको तुम्हें डेफिनेटली मिस आउट नहीं करना है। सबसे पहले समर क्लास सीरीज चल रहा है, जहां पे आपके सारे एजुकेटर्स जो हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, और वो पढ़ा कैसे रहे, पोल्स के थ्रू, जिसके आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, और जीतने वाले बच्चों को 80% तक की स्कॉलरशिप मिल रही है। 10th ऑफ जून को सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, देख लेना। देन हर संडे 5 बजे सीबीएसई का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है अनअकैडमी ऐप पर, जहां पर सीबीएसई क्लास 6 से और क्लास 12 और फाउंडेशन वाले बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और आपको 1500 रुपीज तक के अमेजॉन वाउचर्स भी मिल सकते हैं, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या जा रहा है यार तुम्हारा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लस, आइकॉनिक, वीआईपी,
60% ऑफ 22 तक ही है बेटा, डेट आ चुकी है, कभी भी ऑफर खत्म हो जाएगा। OP05 कोड लगाना मत भूलना ताकि ऑफर अवेल कर लो। और सुन लो, जो लोग 11th क्लास में भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था बहुत अच्छे से वो भी, तो हमारा जो VIP बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 25 जून को, उसमें जाके खुद को एनरोल कर लो। और VIP सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे बहुत सारे हैं। पहली बात, जैसे आप लोग यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ते हो ना, वहां पर भी वैसे ही पढ़ोगे। अब बोलोगे मैम स्मार्ट बोर्ड पे तो हम यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं ना, तो VIP सब्सक्रिप्शन क्यों ले? रुक जाओ, यूट्यूब पे तो तुम सिर्फ चैट से हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, आइकॉनिक या हम अपना प्लस सब्सक्रिप्शन से ऑडियो के थ्रू कर लोगे, बट VIP सब्सक्रिप्शन में वीडियो और ऑडियो दोनों तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ऊपर से छोटे बैचेस होते हैं कंपैरेटिवली, तो तुम पर अटेंशन ज्यादा आएगा, तुम्हें स्पेशल मॉड्यूल्स मिलते हैं जो बाकी बच्चों को नहीं मिलते, और पर्सनलाइज TG ग्रुप्स भी होते हैं। तो इतना कुछ मिल रहा है तो बेटा सब्सक्रिप्शन लेना तो बनता है। और 60% ऑफ OP05 पटपट ले लो। एंड भाई देख लो, अगर आप लोगों ने ओशन मैम को अभी भी फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा एप्लीकेशन पे, बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो, फटफट जाओ फॉलो कर लेना, बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्लासेस होती है। एंड भाई दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, आई रियली रियली होप आप सबको क्लास पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, मजेदार लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय गाइस।